नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के हजारों सालों का एक बहुत ही तेज सफर तय करने वाले हैं। हम कुछ ऐसे जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो हमें इतिहास के अलग अलग मोड़ों पर ले जाएंगे। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये सच में मुमकिन है? हजारों साल का इतिहास और वो भी कुछ ही मिनटों में? सुनने में तो ये एक चुनौती लगती है ना? पर यही बात इस सफर को और भी दिलचस्प बनाती है। चलिए देखते हैं कि हम इस विशाल कहानी के कितने अहम पड़ावों को छू पाते हैं। हमारी ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होती है प्राचीन भारत से। और पहला सवाल भारत के सबसे पुराने और पवित्र ग्रंथों में से एक के बारे में है। ये सवाल हमें सीधा उस जमाने की सोच और आस्था की गहराइयों में ले जाएगा। इसका जवाब है ऋग्वेद। और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ऋग्वेद सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये शुरुआती भारतीय संस्कृति और सोच की नींव का पत्थर है। इसी से हमें अंदाजा लगता है कि हजारों साल पहले लोग कैसे सोचते थे और उनकी दुनिया कैसी थी। अच्छा, तो वैदिक काल से अब हम आगे बढ़ते हैं साम्राज्यों के युग की ओर। ये सवाल उस मंच को तैयार करता है जिस पर मौर्य वंश का जबरदस्त उदय होने वाला था। मतलब एक युग का अंत और एक नए विशाल युग की शुरुआत। और वो शासक था धनानंद। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक राजवंश का अंत और एक ऐसे विशाल साम्राज्य का जन्म जो पूरे भारत को एक करने वाला था। यहीं से भारत का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। मौर्य राजवंश के अंदर ही अब हम एक ऐसी घटना पर फोकस करते हैं जिसका उसके सबसे मशहूर शासक पर इतना गहरा असर पड़ा कि उसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। इसका जवाब मिलता है 13वें शिलालेख में। सोचिए, इस एक जंग ने एक सम्राट की सोच को कैसे पलट कर रख दिया। अब वो तलवार से नहीं, बल्कि शांति और नैतिकता के रास्ते यानी धम्म से दुनिया को जीतना चाहता था। ये सत्ता को इस्तेमाल करने का एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी तरीका था। ये टाइमलाइन हमें एक झलक दिखाती है कि कैसे प्राचीन भारत में एक के बाद एक शक्तिशाली साम्राज्यों का दौर आया। नंद वंश ने शुरुआत की, मौर्य साम्राज्य ने इसे पूरे भारत तक फैलाया, और फिर आया गुप्त साम्राज्य जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अब हम गुप्त काल में आते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं इसके सबसे ताकतवर सैन्य लीडर के बारे में एक सवाल से। कौन था वो जिसे इतनी बड़ी उपाधि दी गई? वो थे समुद्रगुप्त। और यहाँ खास बात यह है कि उनकी सैन्य ताकत ने ही उस शांति और समृद्धि को जन्म दिया जिसने गुप्त काल को स्वर्ण युग बनाया। जब देश सुरक्षित होता है तभी तो कला और विज्ञान फलते फूलते हैं। चलिए अब समय में थोड़ा और आगे चलते हैं, मध्ययुगीन काल और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की ओर। यहाँ सवाल ये है कि इस नई शक्ति की असली और मजबूत नींव किसने रखी थी? इसका जवाब है इल्तुतमिश। वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि एक आर्किटेक्ट की तरह थे जिसने एक नई नवेली सल्तनत की नींव को इतना मजबूत किया कि वो सदियों तक चलें। अब जरा शासन करने के इन दो अलग अलग तरीकों पर गौर कीजिए। एक तरफ है बलबन की लौह एवं रक्त की नीति, मतलब सख्ती और ताकत का इस्तेमाल। तो दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली, यानी इकोनॉमी पर कंट्रोल करके राज करना। दोनों का मकसद एक ही था, मजबूत शासन। अब हमारा फोकस है मुगल साम्राज्य पर और उसकी सबसे शानदार निशानियों में से एक पर। इस विशाल दरवाजे को बनवाने के पीछे की वजह क्या थी? कौन सी बड़ी जीत थी वो? ये दरवाज़ा गुजरात पर मिली जीत की याद में बनवाया गया था। लेकिन ये सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं था, बल्कि ये मुगल सल्तनत की ताकत और उनकी पहुंच का दुनिया के लिए एक खुला ऐलान था। और यहाँ से इतिहास में एक और बहुत बड़ा बदलाव आता है, भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय। ये सवाल हमें उस निर्णायक लड़ाई तक ले जाता है जिसने इस बदलाव की शुरुआत की थी। ये लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच। इस एक लड़ाई के नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे, क्योंकि इसी ने भारत में लगभग 200 साल के ब्रिटिश शासन की नींव रख दी थी। तो प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने अपनी पकड़ कैसे मजबूत की? उन्होंने सिर्फ एक तरीका नहीं अपनाया। पहले प्लासी और बक्सर जैसे युद्ध लड़े, फिर सहायक संधि जैसी चालाक राजनैतिक नीतियां अपनाई, और आखिर में रेलवे जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कंट्रोल जमा लिया।
अब हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौर में आते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं उस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे और उनके सबसे अनोखे हथियार से जुड़े एक सवाल से। जवाब है चंपारण। इसे सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन की तरह मत देखिए, ये उस सोच का पहला सफल प्रयोग था जिसमें आज़ादी की पूरी लड़ाई की शक्ल ही बदल दी। ये जन आंदोलन के एक नए युग की शुरुआत थी। गांधीवादी आंदोलन कई स्तंभों पर खड़ा था। चंपारण में पहला सत्याग्रह जिसने लोगों को लड़ने का एक नया रास्ता दिखाया। उनकी किताब हिंद स्वराज जिसने आज़ादी के असल मायने समझाए। गोलमेज सम्मेलन जैसी राजनीतिक बातचीत और चौरी चौरा जैसी घटनाएं जिन्होंने आंदोलन की दिशा ही बदल दी। ये सब स्वतंत्रता संग्राम के बेहद जरूरी हिस्से हैं। और अब हम अपनी इस ऐतिहासिक कहानी को आज़ादी के पल तक ले आते हैं। तो हमारा आखिरी सवाल है, आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। उनकी नियुक्ति एक तरह से प्रतीक थी इस बात का कि अब सत्ता का हस्तांतरण अपने आखिरी चरण में है। ये ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत की आखिरी प्रशासनिक कड़ी को भी दर्शाता है। और हम अपनी इस यात्रा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इतिहास के ये कुछ बिंदु जो हमने देखे, क्या ये कहानी का अंत है या ये सिर्फ एक शुरुआत है और भी गहराई में जाने की, और भी सवाल पूछने की? शायद यही इतिहास की खूबसूरती है।